हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम सक्रिय प्रतिरक्षा यानी कि एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। सक्रिय प्रतिरक्षा यानी कि एक्टिव इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है जिसमें होस्ट का इम्यून सिस्टम पार्टिसिपेट करता है, भाग लेता है, और यह जो प्रतिरक्षा होती है ये जन्म के बाद उत्पन्न होती है और ये संक्रमण यानी कि इन्फेक्शन और वैक्सीनेशन यानी कि टीकाकरण के बाद विकसित होती है। अर्थात जब शरीर में पैथोजन या रोगाणु नेचुरली प्रवेश करता है, प्राकृतिक रूप से प्रवेश करता है, या वैक्सीनेशन के रूप में पैथोजन को या उसके एंटीजन को या कोई टॉक्सिक सब्सटेंस को अंदर एंटर कराया जाता है, तब ये डेवलप होती है। ये जो एक्टिव इम्यूनिटी है वो लिम्फोसाइट्स के द्वारा होती है और इन लिम्फोसाइट्स का निर्माण बोन मैरो में होता है, अस्थि मज्जा में होता है। और बोन मैरो में लिम्फोसाइट्स का निर्माण इनएक्टिव यानी कि अक्रिय लिम्फोसाइट्स के रूप में होता है। यहाँ से जो लिम्फोसाइट्स हैं वो थाइमस में चली जाती हैं और वहाँ जाकर मैच्योर होती हैं, और ऐसी लिम्फोसाइट्स को हम टी लिम्फोसाइट्स कहते हैं या टी सेल्स कहते हैं। जबकि कुछ लिम्फोसाइट्स बोन मैरो में ही रह जाती हैं और वहीं मैच्योर होती हैं, इन्हें हम बी लिम्फोसाइट्स और बी सेल्स कहते हैं। चूंकि पहली बार जो डेवलपमेंट होता है लिम्फोसाइट्स का, उसमें जो बोन मैरो और थाइमस इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए थाइमस को और बोन मैरो को प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन यानी कि प्राथमिक लसीकाब अंग कहते हैं। यहाँ से बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स यानी कि सक्रिय बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स पेयर्स पैचेस में, टॉन्सिल्स में, स्प्लीन्स में और लिम्फ नोड्स में पहुँच जाती हैं और वहाँ जाकर फर्दर प्रोलिफिरिएट होती हैं, अर्थात अपनी संख्या बढ़ाती हैं और विशिष्टता प्रदान करती हैं अपने आप को। और इसीलिए इन ऑर्गन्स को सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन यानी कि द्वितीयक लसीकाब अंग कहते हैं। अब बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज़ का निर्माण करके रोगाणुओं को नष्ट करती हैं, जबकि टी सेल्स डायरेक्टली किल करके रोगाणुओं को नष्ट करती हैं। अब जो टी सेल्स हैं ये डायरेक्टली इन्वॉल्व होती हैं पैथोजन को मारने के लिए, और इनकी जो इम्यूनिटी है उसे हम बोलते हैं कोशिकीय प्रतिरक्षा या कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा यानी कि सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी और सेलुलर इम्यूनिटी। जबकि जो एंटीबॉडीज़ होती है वो ब्लड में होती है, उसके लिए वर्ड ह्यूमोरल लगाते हैं हम, इसलिए इसको ह्यूमोरल प्रतिरक्षा या एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी यानी कि एंटीबॉडी मध्यस्थ यानी कि प्रतिरक्षी मध्यस्थ प्रतिरक्षा कहते हैं। तो सबसे पहले जो सक्रिय टी लिम्फोसाइट्स होती हैं उनके द्वारा सेलुलर इम्यूनिटी होती है यानी कि कोशिकीय प्रतिरक्षा होती है, और बी सेल्स के द्वारा यानी कि बी लिम्फोसाइट्स के द्वारा ह्यूमरल इम्यूनिटी होती है। अब ये लिम्फोसाइट्स संक्रमित सेल्स और रोगाणुओं को नष्ट करती हैं और कैंसरस सेल्स को भी नष्ट कर सकती हैं। ये टी लिम्फोसाइट्स विशिष्ट प्रतिजनों के प्रति यानी कि एंटीजेंस के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं, सेंसिटाइज्ड हो जाते हैं, और ये जो संवेदनशील टी लिम्फोसाइट्स होते हैं अब वो आगे विभाजित होंगी, और विभाजित होने के बाद और विभेदन के बाद वो अनेक प्रकार की सेल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, परिवर्तित हो जाती हैं, यानी कि डिवाइड होंगी और डिफ्रेंशिएट होंगी। सबसे पहली है इसमें किलर सेल और किलर लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट्स और कोशिका विष टी लिम्फोसाइट्स, यानी किलर और साइटोटॉक्सिक किलर टी सेल्स यानी कि टीसी। ये सेल्स दो सब्सटेंस स्रावित करती हैं, जो लिम्फोकाइंस मैसेंजर मॉलिक्यूल्स होते हैं और लिम्फोटॉक्सिन जहरीले सब्सटेंसेस होते हैं। लिम्फोटॉक्सिन्स नाम से पता चला, टॉक्सिक का मतलब होता है जहरीले यानी कि विष पदार्थ।
तो जो विष पदार्थ हैं वो संक्रमित कोशिकाओं को नष्ट कर देंगे, रोगाणुओं को नष्ट कर देंगे, कैंसर सेल्स को नष्ट कर देंगे। जो बाहर से सेल्स आएंगी, डैमेज सेल है, टूटी फूटी सेल्स हैं, उनको नष्ट करते हैं, यानी कि जो भी हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, हानिकारक है, उन सेल्स को, उन चीज़ों को मारने का काम कौन करता है? लिम्फोटॉक्सिन। लिम्फोटॉक्सिन किलर टी सेल्स सिक्रीट करती हैं और किलर टी सेल्स उन रोगाणुओं को, संक्रमित कोशिकाओं को, कैंसर सेल्स आदि को मारती हैं। किसके थ्रू? लिम्फोटॉक्सिन्स के थ्रू, अर्थात वो लिम्फोटॉक्सिन सिक्रीट करती है, स्रावित करती है और वो उसको मारता है। लिम्फोकाइंस मैसेंजर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो विशिष्ट प्रकार की WBC, जिन्हें हम फैगोसाइट्स बोलते हैं, जो फैगोसाइटोसिस द्वारा किसी चीज़ को अपने अंदर ग्रहण करके उसको नष्ट करती है, उन्हें हम फैगोसाइट्स बोलते हैं, उनको आकर्षित करती हैं, अट्रैक्ट करती है वहाँ पर। कहाँ पर? जहाँ पर संक्रमण हो रहा है, जहाँ पर पैथोजन प्रेजेंट है, जहाँ पर कैंसरस सेल्स प्रेजेंट है, और वो यहाँ पर आकर WBC फैगोसाइटोसिस के द्वारा उन कैंसरस सेल्स को, रोगाणुओं और अन्य हार्मफुल जो पार्ट्स हैं उनको नष्ट करते हैं। तो किलर टी सेल्स लिम्फोकाइंस और लिम्फोटॉक्सिन सिक्रीट करती हैं। किलर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये डायरेक्टली नष्ट करती हैं रोगाणुओं को और अन्य सेल्स को। लिम्फोटॉक्सिन संक्रमित सेल्स को, कैंसरस सेल्स को और अन्य हार्मफुल सेल्स जो बॉडी के अंदर आ गए, एंटीजन्स आ गए, उनको नष्ट करती है, जबकि लिम्फोकाइंस फैगोसाइट्स को संक्रमण स्थल पर आकर्षित करती है और ये WBC वहाँ जाकर उन सेल्स को, रोगाणुओं को और अन्य कैंसरस सेल एक्सेट्रा को मार देती हैं। इसके बाद सेकेंड है हेल्पर टी लिम्फोसाइट या हेल्पर टी सेल्स। तो हेल्पर टी सेल्स इनको क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये इम्यून सिस्टम को, जो सेल्स है, अन्य टी सेल्स हैं, उनको हेल्प करती है काम करने में, इसलिए इसका नाम है हेल्पर टी सेल। तो ये जो टी सेल्स है, ये किलर टी सेल्स को और बी सेल्स को, बेसिकली दो चीज़ों को प्रभावित करती हैं और उनको प्रेरित करती हैं उनके काम करने में, यानी कि उनको स्टिमुलेट करती हैं, जिससे किलर टी सेल्स और बी सेल्स विभाजित होने लगते हैं। क्योंकि अब वो पैथोजन के लिए बहुत सारी अपनी जैसी सेल्स बनाती है, और जब कोई अपनी जैसी सेल्स बहुत सारी कार्बन कॉपीज़ बनाता है तब हम उसको क्या बोलते हैं? क्लोन कहते हैं। और वो अपने जैसे क्लोन बनाते हैं, और इस फिनोमिनॉन को, इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? क्लोनल सिलेक्शन। क्लोनल सिलेक्शन का मतलब क्या है? हेल्पर टी सेल्स के द्वारा बी सेल्स यानी कि बी लिम्फोसाइट और किलर टी सेल्स को स्टिमुलेट करने के बाद उनका विभाजन होना, उनके द्वारा अपनी जैसी बहुत सारी कार्बन कॉपीज, क्लोन्स का फॉर्मेशन करना। तो उनके द्वारा क्लोन्स बनाने के इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? क्लोनल सिलेक्शन बोलते हैं। अब ये लिम्फोकाइंस भी बनाती हैं, ये मैसेंजर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो संक्रमण स्थल पर WBC को अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं, जिससे WBC भी वहां आकर उस पैथोजन को, कैंसरस सेल को, जो भी हार्मफुल सब्सटेंसेस, एंटीजन एक्सेट्रा प्रेजेंट है, उनको नष्ट कर देंगे यहाँ पर। तो हेल्पर टी सेल बी सेल को एंटीबॉडीज बनाने के लिए प्रेरित करती है, स्टिमुलेट करती है। किलर टी सेल्स को, पैथोजेंस को और अन्य सेल्स को मारने के लिए स्टिमुलेट करती है। इसके अलावा ये अन्य टी सेल्स की सक्रियता को भी बढ़ाती है, अर्थात उनको कार्य करने के लिए, इम्यून सिस्टम के कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, स्टिमुलेट करती है। तो हेल्पर टी सेल बी सेल को एंटीबॉडीज बनाने के लिए प्रेरित करती है, किलर टी सेल्स को नष्ट करने के लिए प्रेरित करती है। इनके प्रेरित होने के बाद जो हेल्पर टी सेल के प्रेरित होने के बाद किलर टी सेल्स और बी सेल्स अपने जैसे क्लोन्स बनाते हैं, इसे हम क्लोनल सिलेक्शन बोलते हैं। फिर आगे जाकर बी सेल्स को वो प्रेरित करेगी, हेल्पर टी सेल प्रेरित करेगी बी सेल को एंटीबॉडीज बनाने के लिए, किलर सेल्स को प्रेरित करेगी उनको मारने के लिए, और हेल्पर टी सेल्स जो अन्य टी सेल्स हैं उनकी सक्रियता को भी बढ़ा देती है। तीसरी होती है दमनकारी और सप्रेसर टी लिम्फोसाइट्स। तो सप्रेसर जो टी लिम्फोसाइट्स हैं कि जब इन्फेक्शन समाप्त हो जाता है, जब इम्यून सिस्टम का काम अब समाप्त हो गया कि अब जो इन्फेक्शन आ रहा था वो ख़त्म हो गया, तो हेल्पर टी सेल, किलर टी सेल्स अब शांत हो जाने चाहिए, अर्थात वो अब फंक्शनिंग परफॉर्म नहीं करने चाहिए। तो संक्रमण समाप्त होने के बाद किलर टी सेल और हेल्पर टी सेल के जो कार्य हैं उनको रोका जाता है। हेल्पर टी सेल किलर टी सेल्स को प्रेरित नहीं करेगी, किलर टी सेल्स प्रेरित होकर पैथोजन को नहीं मारेगी, क्योंकि अब आवश्यकता समाप्त हो गई है। तो एक तो ये जो इन्फेक्शन समाप्त हो जाता है, तो अब
उस इम्यून सिस्टम के कार्य को रोकती है, जिससे वो अब आगे कार्य ना करे जरूरत के हिसाब से। इसके बाद सप्रेसर कारक, ये सप्रेसर फैक्टर्स का निर्माण करती है, संश्लेषण करती है, जो बी सेल और प्लाज्मा सेल्स को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है कि जितनी आवश्यकता थी उतनी होने के बाद अब वो उससे आगे के एंटीबॉडीज़ बनाने के लिए मना करती है, अर्थात वो अब उनकी फंक्शनिंग को स्विच ऑफ कर देती है। इसके अलावा प्रतिरक्षा तंत्र को अपने ही सेल में और बाहर की सेल्स में, फॉरेन सेल्स में और अपनी सेल्स में अंतर करने का काम भी कौन करता है? सप्रेसर सेल करती हैं। और ये सप्रेसर सेल जो है वो बाहर की कोशिकाओं को पहचानने में और अपने अंदर की कोशिकाओं में अपने अंदर के पार्ट्स को पहचानने में मदद करते हैं। इसीलिए ये इम्यून सिस्टम द्वारा अपने ही पार्ट्स पर, अपने ही सेल्स पर, अपने ही जो मॉलिक्यूल्स हैं उन पर आक्रमण करने से इम्यून सिस्टम को रोकते हैं। तो सप्रेसर टी सेल्स का मेन काम क्या हो गया कि ये हेल्पर टी सेल और किलर टी सेल्स के काम को अब रोकती हैं जब संक्रमण समाप्त हो जाता है। दूसरा, सप्रेसर कारकों का संश्लेषण करती हैं जो बी सेल और प्लाज्मा सेल्स को एक्स्ट्रा एंटीबॉडीज़ बनाने के लिए मना करता है जरूरत के ख़त्म होने के बाद। इसके अलावा ये प्रतिरक्षा तंत्र को ये क्षमता देती है कि वो बाहर की कोशिकाओं को, बाहर के पार्ट्स को, फॉरेन सेल्स को और अपनी बॉडी के पार्ट्स को पहचानने में मदद करे कि कौन सा अपना पार्ट है, कौन सा बाहर का पार्ट है। और इसीलिए ये अपने ही ऑर्गन्स पर, अपनी ही सेल्स पर, अपनी ही बॉडी के पार्ट्स पर इम्यून सिस्टम के आक्रमण को रोकती है, अर्थात इम्यून सिस्टम उनको भी नष्ट ना कर दे, इसलिए ये सेल्स अपनी बॉडी के पार्ट्स को सुरक्षित बनाती हैं। इसके बाद लास्ट, स्मरण और मेमोरी टी लिम्फोसाइट्स। जब भी कोई पैथोजन बॉडी के अंदर एंटर करता है तो एंटर करने के बाद जो किलर टी सेल्स हैं उसको वो मारती हैं, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाई जाती हैं, WBC उसके लिए चारों तरफ से इकट्ठा करके लाई जाती हैं जिससे उसको नष्ट किया जाए। तो चारों तरफ से उस पर आक्रमण होता है। लेकिन ये आक्रमण अगर समाप्त हो भी जाए तो समाप्त होने के बाद अगर ये इन्फेक्शन दोबारा हो जाए तो उस दोबारा से इन्फेक्शन होने से बचने के लिए शरीर के अंदर मेमोरी डेवलप हो जाती है उस पैथोजन के प्रति, उस एंटीजन के प्रति। और उस मेमोरी सेल्स के अंदर उसकी जो पैथोजन है उसकी जो मेमोरी है वो संग्रहित हो जाती है। और मेमोरी सेल्स टी लिम्फोसाइट्स भी बनाती हैं, मेमोरी सेल्स बी लिम्फोसाइट्स भी बनाती हैं। तो मेमोरी दोनों में उस पैथोजन की मेमोरी सुरक्षित रह जाएगी, संग्रहित रह जाएगी। और जब वो पैथोजन दोबारा से आएगा बॉडी के अंदर तो वो टी सेल्स जो मेमोरी सेल्स में कन्वर्ट हो गई थी अब वो रोगाणु को पुनः आने पर पहचान लेंगी और पहचानने के बाद अब वो किलर टी सेल्स में एक्टिवेट हो जाएंगी, अपने अंदर विभाजित होंगी और विभाजित होकर विभेदन करने के बाद वो काय में कन्वर्ट हो जाएंगी किलर टी सेल्स में। और किलर टी सेल्स अब उसको रोगाणु को नष्ट कर देता है, अर्थात संक्रमण दोबारा ना हो इसकी जो श्योरिटी है वो मेमोरी टी सेल्स के द्वारा, मेमोरी बी सेल्स के द्वारा इम्यून सिस्टम में कर ली जाती है। अब सेकंड है ह्यूमोरल प्रतिरक्षा, यानी कि जो एंटीबॉडीज के कारण जो प्रतिरक्षा होती है। तो इस प्रकार की जो ह्यूमोरल प्रतिरक्षा होती है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी, वो परिवहनीय यानी कि जो सर्कुलेटिंग होती है, जो ब्लड में, लसिका में, लिम्फ में परिवहन कर रही है, उन एंटीबॉडीज यानी कि प्रतिरक्षी के कारण होती है। जब बॉडी के अंदर पहली बार कोई रोगाणु एंटर करता है तो बोन मैरो में अपरिपक्व बी लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है। उसमें से कुछ तो टी लिम्फोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाती है और कुछ जो होती है वो बोन मैरो के अंदर ही अपरिपक्व से बी लिम्फोसाइट्स परिपक्व बनती हैं। और फिर ये अब डिवाइड होकर प्लाज्मोब्लास्ट बनाती हैं, यानी कि बी सेल्स अपना क्लोन बनाती हैं, जैसे यहाँ पर क्लोनल सिलेक्शन हुआ था। इसी प्रकार से बी सेल्स भी अपनी बहुत सारी कॉपीज़ बनाती हैं और उन कॉपीज़ वाली जो सेल्स होती हैं उन्हें अब हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मोब्लास्ट। अब प्लाज्मोब्लास्ट जो हैं वो डिवाइड होंगी और डिफ्रेंशिएट होंगी, यानी कि विभाजन होगा उनमें और विभेदन होगा। तो विभाजन और विभेदन का मतलब क्या होता है कि सेल जब डिवाइड होकर बहुत सारी बनाती है तो शुरू में सारी सेल्स ऐसी, अब देखो हमने कहा कि प्लाज्मोब्लास्ट
एक जैसी सेल से बी सेल्स का क्लोन है। अब यहाँ पर पहले सेल ये और डिवाइड होंगी, बहुत सारी प्लाज्मोब्लास्ट बनेगी। और डिफरेंशिएशन का मतलब, विभेदन का मतलब होता है कि वो सभी प्रोसेस जिसके द्वारा एक समान प्रकार की सेल अलग अलग प्रकार के टिश्यूज़ में, ऑर्गन्स में या अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं में डेवलप होते हैं, उसे हम डिफरेंशिएशन यानी कि विभेदन बोलते हैं। तो यहाँ पर सेम टाइप की सेल्स दो अलग अलग प्रकार की सेल्स में विभाजित हो जाएगी। नंबर 1 प्लाज्मा सेल्स और नंबर 2 मेमोरी बी सेल्स। प्लाज्मा सेल्स एंटीबॉडीज बनाती हैं और ये एंटीबॉडीज उस रोगाणु को नष्ट कर देते हैं। लेकिन उस रोगाणु के लिए कुछ मेमोरी सेल्स भी विकसित हो जाती है। मेमोरी बी सेल्स या मेमोरी बी लिम्फोसाइट्स भी विकसित हो जाती हैं, जिससे वो आगे अगर वो दोबारा से इन्फेक्शन करने बॉडी के अंदर आए तो उसको पहचान कर नष्ट किया जाए। और अब ये मेमोरी सेल जब दूसरी बार संक्रमण होता है तो उस रोगाणु को ये पहचान लेती है, क्योंकि उसकी मेमोरी इसके अंदर संरक्षित होती है, सुरक्षित होती है। और उस रोगाणु को पहचान कर ये बहुत अधिक संख्या में अब एंटीबॉडीज़ बनाई जाएंगी और एंटीबॉडीज़ बनाकर नष्ट किया जाएगा। सेम रोगाणु के लिए यहाँ पर भी मेमोरी सेल्स थी, जो मेमोरी सेल्स से टी लिम्फोसाइट्स वो किलर टी सेल्स बनाकर उसको नष्ट करती है, उधर से ये एंटीबॉडीज इसको नष्ट करती हैं। तो इसीलिए जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है, जब दोबारा से इन्फेक्शन होता है तो वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम करता है। टी लिम्फोसाइट्स भी मारती हैं उसको और बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज़ बनाकर भी उसको मारते हैं। अब जो एंटीबॉडीज़ है वो कार्य क्या करती है? एंटीबॉडी का जो मेन काम है वो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है। एंटीजन कोई भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है, उसका पार्ट हो सकता है। एंटीजन ऑर्गेनिज्म के ऊपर प्रोटीन हो सकती है। तो एंटीजन और एंटीबॉडी की रिएक्शन जो होती है हम उसे बोलते हैं प्रतिजन प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया, यानी कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, और इसकी स्टडी को हम सीरोलॉजी बोलते हैं। जैसे ही कोई रोगाणु बॉडी के अंदर एंटर करता है तो हमारी बॉडी में उसके प्रति रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोधकता विकसित होने के लिए हमारा इम्यून सिस्टम अब पार्टिसिपेट करता है और बी सेल्स प्लाज्मा सेल बनाकर एंटीबॉडीज़ बनाती हैं और जो टी सेल्स होती है उसको डायरेक्टली किल करती हैं। अब जो इस आक्रमण से बचने के लिए जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है हम उसको ओवरकमिंग ऑफ थ्रेट भी बोलते हैं। और जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के बाद एंटीजन को नष्ट कर दिया जाता है, तो एंटीजन एंटीबॉडी के रिएक्शन 4 प्रकार से हो सकती है। पहली है निष्प्रभावन, निष्प्रभावन यानी कि निष्प्रभाव बनाना, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं इसको। अब इसमें क्या होता है कि जो प्रतिरक्षी जो होते हैं यानी कि जो एंटीबॉडीज़ बनी है वो प्रतिजन के चारों ओर एक आवरण बना देती है। यानी कि अगर ये कोई रोगाणु है तो वो एंटीबॉडीज़ इसके चारों तरफ एक आवरण बना लेंगे और इस आवरण बना लेने के कारण इससे रोगाणु जो होता है, चाहे वो वायरस हो चाहे वो जीवाणु हो, वो शरीर की सेल से अब चिपक नहीं पाएगा। और जब वो चिपक नहीं पाएगा और वो सेल से चिपकेगा भी नहीं और उसमें प्रवेश भी नहीं कर पाएगा। यानी कि अब जो नॉर्मली सेल है, इस सेल के अंदर ये बैक्टीरिया यहाँ आकर चिपकेगा और फिर इसके बाद ये इसके अंदर एंटर कर जाएगा। लेकिन चूंकि इसके खिलाफ अब एंटीबॉडीज चारों तरफ से चिपक गई हैं तो अब ये इस प्रकार से इसके अंदर एंटर नहीं कर पाएगा। इसी प्रकार से जो कुछ एंटीबॉडीज होती हैं जो ये काम करती हैं उन्हें हम न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी बोलते हैं, क्योंकि वो न्यूट्रलाइजेशन कर रही हैं। तो कुछ न्यूट्रलाइजिंग जो एंटीबॉडीज होती हैं वो क्या काम करती हैं कि जो प्रतिविष होता है यानी कि एंटीटॉक्सिन्स बोलते हैं, प्रतिविष, और जो एंटीबॉडी का सिक्रीशन होता है टॉक्सिक सिक्रीशन हम उनको बोलते हैं टॉक्सिन। जो विष होता है उनका जो टॉक्सिक सब्सटेंस वो बनाती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? टॉक्सिन बोलते हैं। वो क्या काम करती है? प्रतिविष बनाती हैं जो रोगाणुओं द्वारा जो सक्रिय विषाक्त पदार्थ भी बोलते हैं, विषाक्त पदार्थ यानी कि टॉक्सिन। जो टॉक्सिन उन्होंने सिक्रीट किया है उसमें क्या काम करेंगे? उसकी सक्रिय सतह यानी कि एक्टिव सरफेस में परिवर्तन कर देंगे। ये क्या काम करेंगे? एक्टिव साइट यानी कि उसकी सक्रिय सतह में परिवर्तन कर देंगे और सक्रिय सतह में परिवर्तन होने से ये क्या हो जाएगा?
इनएक्टिव हो जाएगा, अक्रिय हो जाएगा। यानी कि जैसे ही तो न्यूट्रलाइजेशन जो रिएक्शन होती है, निष्प्रभावन, उसमें क्या होता है कि जो बैक्टीरिया या विषाणु है उसके चारों तरफ एंटीबॉडीज एक कवरिंग बना देती है, जिससे वो अक्रिय हो जाता है, सेल से चिपक नहीं पाता, सेल के अंदर नहीं जा पाता। और ऐसी एंटीबॉडीज को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन एंटीबॉडी बोलते हैं। इस प्रोसेस को हम न्यूट्रलाइजेशन यानी कि निष्प्रभावन बोलते हैं। लेकिन जो विषाक्त पदार्थ सिक्रीट होते हैं रोगाणु द्वारा, वायरस से, बैक्टीरिया से, उन टॉक्सिन्स जो विषाक्त पदार्थ हैं उनकी एक्टिव साइट्स को वो इनएक्टिव बनाए थे। उनसे मतलब वो प्रतिविष जो है उनके द्वारा जो एंटीटॉक्सिन्स जो होते हैं, वो जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो उसको चेंज कर देते हैं, और चेंज करके उसकी एक्टिव सतह में परिवर्तन हो जाता है और वो अक्रिय हो जाती हैं। दूसरा है समूहन या एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन, समूहन। एग्लूटिनिन एंटीबॉडीज जो होती हैं, कुछ प्रतिरक्षी जैसे एग्लूटिनिन होती है। एग्लूटिनिन वो क्या काम करती हैं, वो जीवाणुओं की सतह पर उपस्थित एंटीजन्स से चिपक जाती हैं। जैसे अगर ये बैक्टीरिया है और ये इस पर एंटीजन है, तो ये अब जो एग्लूटिनिन एंटीबॉडी है वो अब इससे चिपक जाएंगी। ये एग्लूटिनिन हो गया, ये एंटीजन हो गया, और ये पूरी बैक्टीरियल सेल हो गई। तो बैक्टीरियल सेल पर उपस्थित एंटीजन से अब ये एग्लूटिनिन जो एंटीबॉडीज है वो चिपक जाती है। अब जब ये चिपक जाएंगी तो क्या होगा, इसके फलस्वरूप जो होता है वो बैक्टीरिया अब क्या होंगे, समूह बना लेंगे, वो एक साथ चिपक जाएंगे। सारे बैक्टीरिया एक साथ आकर चिपकने लगेंगे। यानी कि इन एंटीबॉडीज के कारण ये जो आपस में सब चिपकने लगेंगे, और चिपकने के बाद अब इसको मैक्रोफेज जो है फैगोसाइटोसिस के द्वारा नष्ट कर देगा। तो इसमें क्या होगा, एग्लूटिनेशन यानी कि समूहन में क्या होगा कि जो एग्लूटिनिन एंटीबॉडीज होती हैं वो बैक्टीरिया के ऊपर उपस्थित एंटीजन से चिपक जाएंगी। इससे बैक्टीरिया आपस में चिपक जाएंगे, समूह बना लेंगे, एक कॉलोनी बना लेंगे, और अब मैक्रोफेज उन कॉलोनीज की सेल्स को फैगोसाइटोसिस के द्वारा नष्ट कर देगी। और इस प्रकार से अब जो बैक्टीरिया है या रोगाणु है उसका मृत्यु जाती है, वो नष्ट हो जाता है। तीसरा है अवक्षेपण यानी कि प्रेसिपिटेशन। अवक्षेपण, अब इसमें क्या होता है कि कुछ प्रतिरक्षी जैसे प्रेसिपिटिन क्या होता है कि जो अघुलनशील एंटीजेंस हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस है फॉर एग्जांपल, वो क्या है, अघुलनशील है। तो वो अघुलनशील जो होता है वो एंटीजन इस प्रेसिपिटिन से जाकर जुड़ जाएगा, और जुड़ने के कारण अब वो प्रेसिपिटेशन बनाएगा यानी कि अवक्षेपण बनाएगा, वो ठोस अवस्था में आ जाएगा। और यानी कि जो घुलनशील है एंटीजन, उसके साथ ये आ जाएगा प्लस प्रेसिपिटिन। अभी क्या बन जाएगा, अघुलनशील अवक्षेप यानी कि अघुलनशील प्रेसिपिटेट बन जाएगा, इनडिजॉल्व अवक्षेप। और इसके कारण क्या हो जाएगा, ये अक्रिय हो जाएगा। अक्रिय होने के बाद अब इसको मैक्रोफेज फैगोसाइटोसिस के द्वारा नष्ट कर देगा। तो जो अघुलनशील था अब उन एंटीबॉडीज ने उसको उसके साथ जुड़कर उसको घुलनशील को अघुलनशील बना दिया, वो प्रेसिपिटेट बना लेगा। अघुलनशील
अवक्षेप बना लेगा, अब वो इससे अक्रिय हो जाएगा, अक्रिय होकर अब उसको मैक्रोफेज इसको फैगोसाइटोसिस के द्वारा नष्ट कर देंगे। अब चौथा है ऑप्सोनाइजेशन। ऑप्सोनाइजेशन, हिंदी में भी ऑप्सोनाइजेशन बोलते हैं। ऑप्सोनिन एंटीबॉडीज जो होती हैं, ऑप्सोनिन एंटीबॉडी। अब जो ऑप्सोनिन एंटीबॉडीज होती है वो क्या काम करती हैं, जीवाणु की सतह को ढक लेती हैं। अब जिससे मैक्रोफेज, अब जैसे कि जीवाणु है तो अब ऑप्सोनिन एंटीबॉडीज इसके चारों तरफ से इसको कवर्ड कर लेंगी। इसको कवर्ड करने के बाद अब क्या होगा कि वही मैक्रोफेज इसको अब फैगोसाइटोसिस के द्वारा नष्ट कर देगा। तो इन 4 प्रोसेसेस के द्वारा एंटीजन एंटीबॉडीज रिएक्शन होती है और एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन करने के बाद एंटीजन को नष्ट कर दिया जाता, मार दिया जाता है निष्प्रभावन न्यूट्रलाइजेशन से, समूहन एग्लूटिनेशन से, अवक्षेपण प्रेसिपिटेशन से और ऑप्सोनाइजेशन से। इन चारों प्रोसेसेस से बैक्टीरिया, विषाणु या जो भी रोगाणु होता है उसको मारने के लिए या टॉक्सिक सब्सटेंस को मारने के लिए एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है, जिसको हम एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन यानी प्रतिजन प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया एग्लूटिनेशन बोलते हैं। और इसके कारण अब जो पैथोजन होता है वो मार दिया जाता है, नष्ट किया जाता है, जिससे वो रोग उत्पन्न नहीं कर पाता है। जो आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।